सब ग्रुप प्रूव करने की कंडीशंस, सबसे पहले तो आपने प्रूव करना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है। नंबर 2, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। एंड नंबर 3, हर एलिमेंट का इन्वर्स जो इसके अंदर है उसका इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले फॉर आइडेंटिटी वी नोट दैट, सो वी हैव ये बात हमने प्रूव की है कि जब होमोमॉर्फिज्म डोमेन के ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर इफ़ेक्ट करता है तो जो आप जो है वो को डोमेन के ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है आता है, ये बात हम जानते हैं। तो देयरफॉर अब देखिए कर्नल जो है ना इस किस्म के एलिमेंट्स का सेट है जिन पर एफ का इफेक्ट ई डैश रिजल्ट देता है। तो अब देखिए ई पर एफ का इफेक्ट ई डैश रिजल्ट देता है, तो देयरफॉर ई जो है वो कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है। ई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। सेकेंडली फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ, देन एफ एक्स का रिजल्ट बी ई डैश होगा और एफ वाई का रिजल्ट भी ई डैश होगा। नो अब हम एक्स और वाई को आपस में ऑपरेट कर देते हैं, जुक्सटापोजिशन नोटेशन है हमारी। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब एफ चूँकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ एक्स का रिजल्ट जो है वो ई डैश है, एफ वाई का रिजल्ट भी ई डैश है। और जब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो जवाब आइडेंटिटी ही आता है। तो अब देखिए कि एक्स वाई इसको प्रोडक्ट ही कह लीजिए आप, जुक्सटापोजिशन में हम ऐसा भी कर लेते हैं। तो अब देखिए एक्स वाई के प्रोडक्ट पर जब हम एफ अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ई डैश आएगा, तो देयरफॉर एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो कर्नल को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो वी हैव प्रूव्ड दैट इफ एक्स एंड वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ देन एक्स और वाई का जो कॉम्पोजिट है दैट आल्सो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। And then thirdly we have to prove that inverse of every element belongs to, inverse of every element which is in kernel of f also belongs to kernel of f। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कर्नल ऑफ एफ का, सो लेट x belongs to kernel of f, देन पहली बात यही नोट कीजिए कि एक्स का जो एफ इमेज है वो ई डैश आ जाएगा। एंड देयरफॉर अब आप दोनों तरफ आप इन्वर्स ले लीजिए, देयरफॉर एफ एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश का इन्वर्स। और ये बात नोट कर लीजिए कि हमने प्रूव किया है कि एफ एक्स का जो इन्वर्स है वो x के इन्वर्स के f के बराबर होता है। ये रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। एफ एक्स का इन्वर्स x के इन्वर्स के f के बराबर होता है, ये चीज़ हमने प्रूव कर रखी है। तो ये इसकी जगह पर हम फिर ये लिख सकते हैं सो and therefore f x inverse is equal to e dash। अब x इन्वर्स का f इमेज e डैश आता है तो फिर x इन्वर्स को भी कर्नल ऑफ f के अंदर होना चाहिए, कर्नल ऑफ f। therefore x inverse belongs to kernel of f and therefore kernel of f is subgroup of G। we have
proved all the conditions to be a subgroup, therefore kernel of F is subgroup of G. So this completes the proof of this particular proposition. एक और प्रोपोजिशन प्रूव करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि कोई सब ग्रुप N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप तब होता है किसी ग्रुप G का अगर उसके लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में बराबर हों. सो वी विल प्रूव द प्रोपोजिशन दैट लेट F from G into G dash be a group homomorphism, then kernel of F is normal subgroup of G. So for proof, we know that kernel of F is equal to set of all those elements of G whose image under F is equal to identity element of the codomain group. Let's call this particular set kernel of F by the name K. It will make things slightly easier. So let A belong to G. So ये प्रूव करने के लिए कि K जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, वी हैव टू प्रूव दैट कि K का A के साथ लेफ्ट कोसेट, K का A के साथ राइट कोसेट के बराबर है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. प्रूव काफ़ी सिंपल होगा. हम एक एलिमेंट ए के का लेकर प्रूव कर देंगे वो के ए में है, फिर ये इसका सबसेट हो जाएगा, फिर इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. सो लेट्स चूज एन एलिमेंट ऑफ ए के. सो लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए के. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए के. अब ये नोट कीजिए कि ए के जो एलिमेंट्स हैं इनमें ए तो एलिमेंट है ग्रुप जी का और के जो है ये जी का सब ग्रुप है. हम प्रूव कर चुके हैं ये कर्नेल है और जी का सब ग्रुप है. और ए के माने ये है कि आप के सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को लेफ़्ट हैंड साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर एक्स ए के को बिलोंग करता है तो फिर एक्स जो है वो ए वाई के बराबर होगा फॉर सम वाई बिलोंगिंग टू के. तो एक्स फिर ए वाई इस किस्म का एलिमेंट होगा. एंड देयरफॉर एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और इसे राइट हैंड साइड पर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज़ इक्वल टू ए वाई. अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना, इसे आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स कंपोज्ड विद ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विद ए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसी के बराबर होता है. एंड दिस इज़ इक्वल टू, अब आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स, और इस ए को ब्रैकेट से बाहर ले आइए. सो दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ. अब ये बात नोट कीजिए कि बट अगर हम ए वाई ए इनवर्स पर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ अप्लाई करें जो हमें प्रोपोजिशन में दिया गया है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो हम दो एलिमेंट्स के लिए होता है कि एफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, लेकिन जो चीज़ दो के लिए ठीक होती है वो फिर तीन के लिए भी ठीक प्रूव की जा सकती है, चार के लिए भी, एंड सो ऑन फॉर फाइनाइट मैनी. तो बट एफ ए वाई ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई एफ ए इनवर्स, ये होमोमॉर्फिज्म ही की कंडीशन है जो हमने इस तरह से तीन एलिमेंट्स पर अप्लाई की है. एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए. अब नोट कीजिए कि एफ वाई जो है ये
कर्नल का एलिमेंट है, इसलिए जब y पर f अप्लाई होगा तो हमारे पास को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ई डैश, और इसके बाद ये आ जाएगा एफ ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू ई डैश। जब एफ ए के साथ कंपोज होगा तो ये चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये आपके पास एफ ए ही आ जाएगा, एफ ए, और ये फिर एफ ए इनवर्स है, एंड दिस इज इक्वल टू। अब अगर आप चाहें तो आप वही होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी एफ ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ई डैश। तो हमने ये बात प्रूव कर दी है कि ए वाई ए इनवर्स पर एफ का इफेक्ट जो है वो ई डैश आता है, तो देयरफॉर ए वाई ए इनवर्स जो है ये कर्नल को बिलोंग करेगा, क्योंकि कर्नल को वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिन पर एफ का इफेक्ट ई डैश आता है, एंड देयरफॉर। अब ये ज़रा नोट कीजिए कि ये जो एलिमेंट एक्स था हमारा, जो ए के को बिलोंग करता है, वो ए वाई के बराबर था, जिसे हमने फिर इस शक्ल में ले लिया था कि देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, यूँ लिख कर फिर हम इसको यूँ लिखा, फिर हमने इसको यूँ लिखा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स, और फिर ए। और अभी हमने ये बात प्रूव कर दी है कि ए वाई ए इनवर्स जो है ये के का एलिमेंट है, ये एलिमेंट के का एलिमेंट है, इसलिए ये सारा का सारा एलिमेंट जो है ना ये फिर बिलोंग करेगा, ये के का एलिमेंट है मल्टीप्लाइड विद ए ऑन द राइट हैंड साइड, तो एक्स जो है वो के ए को बिलोंग करेगा, एंड देयरफॉर आप नोट कीजिए कि हमने एक्स जो है ये हमने एक एलिमेंट लिया था ए के का, तो इस तरीके से ए के का हर एलिमेंट हम के ए में प्रूव कर सकते हैं कि है, तो देयरफॉर ए के जो है वो के ए का सबसेट होगा, ए के इज सबसेट ऑफ के ए, ये नंबर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इसी तरह से बात जो है हम ए के की बजाय हम के ए से शुरू करेंगे तो आसानी से वो ए के का सबसेट हो जाएगा, यू कैन प्रूव दैट के ए इज सबसेट ऑफ ए के। तो ये सिमिलर, इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप सारे बिल्कुल वही उसी तरह होंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए के इज इक्वल टू के ए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए के इज इक्वल टू के ए, एंड देयरफॉर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होने की यही कंडीशन होती है, तो देयरफॉर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कि हमने वो कंडीशन जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए ज़रूरी होती है उसे हमने प्रूव कर दिया है। So let's have another definition.
let f from G into G dash be a group homomorphism then इस सेट पे गौर कीजिए कि हम करेंगे यूँ कि ग्रुप G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम पर हम इस होमोमॉर्फिज्म F को अप्लाई करेंगे, एफ एक्स सच दैट X बिलोंग टू G। तो ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स पर हम F को अप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स का इमेज का सेट जो है वो आ जाएगा एफ एक्स सच दैट X बिलोंग्स टू G। दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड इमेज ऑफ G। देन दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड image of G under F। in fact image of G under morphism F, we write it as इसके लिए हम बस ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं एफ जी। कुछ बुक्स जो है ना वो इसको यूं भी लिखती हैं, सम ऑथर्स राइट दिस एज इमेज एफ। तो जो भी नोटेशन आप चाहें इस्तेमाल कर लें, वी विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर नोटेशन एफ जी। सो नोट दैट सेट ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स पर होमोमॉर्फिज्म F अप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग सेट बनता है वो इमेज ऑफ G अंडर F कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि ये एफ जी जो है ये G डैश का सबसेट होता है। लेट्स हैव अ प्रोपोजिशन। Let F from G into G dash be a group homomorphism then एफ जी, जिसे कि हमने अभी अभी डिफाइन किया है, इमेज ऑफ G अंडर F which consists of all the images of elements of X, images of all elements of X, in fact fx such that X belong to G is subgroup of G dash। तो हमें प्रूव करना है कि ये G dash का सब ग्रुप है। सो लेट्स डू दैट फॉर प्रूफ। सबसे पहली बात तो यही नोट कर लीजिए कि एफ जी जो है वो G डैश का सबसेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट तो सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए कि एफ जी जो है ये G डैश का सबसेट है, सब ग्रुप नहीं सबसेट है। सब ग्रुप हमने प्रूव करना है। सो एफ जी इज सबसेट ऑफ G डैश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब तीन चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकेंडली क्लोजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एंड थर्डली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करते हैं कि वी नोट दैट ग्रुप G के आइडेंटिटी एलिमेंट E पर जब आप F अप्लाई करेंगे तो जवाब
ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी and E dash is identity of G dash. And therefore अब देखिए एफ जी की डेफिनेशन ये है कि एफ जी जो है ग्रुप जी के एलिमेंट्स के एफ के अंडर इमेजेस हैं। तो ये जो ई डैश है ये भी जी के एलिमेंट ई का एफ के अंडर इमेज है। एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, तो देयरफॉर ई डैश जो है बिलोंग्स टू एफ जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज देयर। सेकेंडली अब हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ए और बी ये दो एलिमेंट जो हैं ये बिलोंग करते हैं एफ जी को। एफ जी के एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये है कि एफ जी का हर एलिमेंट जो है ये ग्रुप जी के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज है। तो अगर ए बी एफ जी को बिलोंग करते हैं तो देन ए जो है वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए और बी जो है वो एफ वाई के बराबर होना चाहिए फॉर सम एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। एंड देयरफॉर अगर हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए और बी का प्रोडक्ट या जो भी कंपोजिशन अंडर द बाइनरी ऑपरेशन है वो आ जाएगी ए एफ एक्स है, बी एफ वाई है और एफ एक्स कंपोज्ड विद एफ वाई is equal to, by the definition of group homomorphism, this is equal to f x y, where चूँकि x g को बिलोंग करता है, y भी g को बिलोंग करता है, तो x और y का प्रोडक्ट जो है ये भी g को बिलोंग करेगा। तो अब देखिए देयरफॉर ए बी जो है वो ग्रुप जी के इस एलिमेंट का एफ इमेज है। देयरफॉर एफ इमेज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद बी फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है ना वो भी ग्रुप जी के एक एलिमेंट का एफ इमेज है। तो देयरफॉर ए और बी का जो प्रोडक्ट है ये भी फिर एफ जी को बिलोंग करेगा। तो दिस इज क्लोजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। एंड थर्डली फॉर इनवर्सेस हम एफ जी का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू एफ जी, देन A must be equal to fx for some x belonging to G. And therefore अब आप दोनों तरफ इन्वर्स ले लीजिए। तो therefore A इन्वर्स इज इक्वल टू fx इन्वर्स। And therefore A इन्वर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इन्वर्स हमने प्रूव किया है, कर दिया है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन्वर्स। और ये आप जानते हैं कि अगर एक्स जी को बिलोंग करता है तो एक्स इन्वर्स भी जी को बिलोंग करता है क्योंकि जी ग्रुप है। तो अब ये नोट कर लीजिए कि हमारे पास जी को बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट एक्स इन्वर्स ऐसा है जिस पर एफ का इफ़ेक्ट ए इन्वर्स आता है। तो देयरफॉर
A inverse also belongs to FG. So let's write it. Therefore, there exists an element which is X inverse belonging to G such that कि अगर हम F को इसी पर्टिकुलर एलिमेंट X इन्वर्स पर अप्लाई करें तो जवाब A इन्वर्स आता है। और एफ जी की डेफिनेशन ये है कि एफ जी में वही एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप जी के किसी ना किसी एलिमेंट का एफ के अंडर इमेज है। अब ए इन्वर्स चूँकि एक्स इन्वर्स का एफ के अंडर इमेज है तो देयरफॉर ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ जी। तो all the conditions are satisfied, therefore FG is subgroup of G dash. Therefore FG is subgroup of G dash. तो ये प्रोपोजिशन इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। So having done that, ये बात नोट कीजिए कि हमें कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया जाए तो उससे हमें दो सब ग्रुप मिल जाते हैं। एक सब ग्रुप तो डोमेन वाले ग्रुप का होता है और दूसरा सब ग्रुप को डोमेन वाले ग्रुप का होता है। सो लेट समराइज दैट। सो गिवन any group homomorphism F from G into G dash, we always, ये ऐसा हमेशा होगा, we always obtain following subgroups. Number 1, kernel of F which is subgroup of G, which is subgroup of G। और आप जानते हैं कि इनफैक्ट कर्नल ऑफ एफ जो है ना सिर्फ सब ग्रुप होने के साथ साथ ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का। सो दिस इज द वन सब ग्रुप वी ऑब्टेन। एंड सेकेंडली दैट इज इमेज ऑफ जी, एफ जी विच इज सब ग्रुप ऑफ FG which is subgroup of G dash, that is FG जो है ये G डैश का सब ग्रुप होता है। तो कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो हमें एक सब ग्रुप जो है वो डोमेन वाले ग्रुप का मिल जाता है जिसे हम कर्नल कहते हैं। कर्नल उसकी बाकायदा डेफिनेशन है एनीवे। और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और एक सब ग्रुप हमें को डोमेन वाले ग्रुप का मिल जाता है जो कि इनफैक्ट इमेज ऑफ ऑल द इमेजेस सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इन द डोमेन। सो कर्नल ऑफ एफ विच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी एंड इमेज ऑफ जी विच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। तो ये दो सब ग्रुप हमें इमीडिएटली मिल जाते हैं if we are given a group homomorphism. So having said that,
एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि एफ जी चूँकि जी डैश का सब ग्रुप है, सिंस एफ जी इज सब ग्रुप ऑफ इज सब सेट ऑफ जी डैश and in fact fg is subgroup of g dash, therefore we can define मैप हमेशा हम होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं, वी कैन डिफाइन अ मैप। अभी इस तरह से है कि ये है ग्रुप जी डैश और एफ जी जो है वो जी डैश का सब ग्रुप है और इन पर्टिकुलर ये सबसेट है। तो आप एक मैप डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम इंक्लूजन मैप कहते हैं, इंक्लूजन मैप, ये मैप यानी कि ये एफ जी इज़ इंक्लूडेड इन जी डैश, इसका हर एलिमेंट उसी एलिमेंट पर जाकर जी डैश पर मैप होगा। यू कैन इमेजिन इट वेरी इजीली, क्योंकि ये जी डैश का सबसेट है तो इट इज़ इंक्लूडेड इन जी डैश, सो दिस मैप इज़ कॉल्ड इंक्लूजन मैप, called inclusion map. Let me write it. तो एक तो ये मैप हो गया। वी हैव एन अदर मैप, और ये मैप आपको मिलेगा जी से लेकर एफ जी तक। अब इस बात को ज़रा बड़े गौर से आपको देखना होगा। एफ मैप है जी से लेकर जी डैश तक। आपने ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस ले लिए, वो जी डैश का सबसेट और सब ग्रुप बनता है। सो एफ जी इज़ इन फैक्ट सिटिंग इन डैश जी डैश। तो अगर आप जी डैश का सिर्फ यही सबसेट ले लें, जी डैश मैप तो जी से लेकर जी डैश तक है, लेकिन जी डैश के वो एलिमेंट्स जो इस मैप का इमेज बनते हैं, जिसे आप रेंज कहते हैं, उन एलिमेंट्स को अलग कर लें तो वो आपकी एफ जी बनती है। तो वो अलग कर लें आप तो यही मैप एफ जो है वो जी से लेकर एफ जी तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी खूबी ये होगी कि ये मैप हमेशा एपीमॉर्फिज्म होगा। दिस मैप whose effect is same as that of f, इसका इफेक्ट वही है जो f का इफेक्ट होता है। जो f की डोमेन है वही इस मैप की डोमेन है। हाँ अलबत्ता जो f की को डोमेन है वो इस मैप की को डोमेन से ज़रा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको f टेक्निकली कह नहीं सकते, लेकिन ये वही मैप है। इस मैप का जी के एलिमेंट पर वही इफ़ेक्ट होगा जो f का जी के एलिमेंट पर इफ़ेक्ट होता है, और ये हमेशा एपीमॉर्फिज्म होता है। दिस इज ऑलवेज एन एपीमॉर्फिज्म, ये हमेशा एक एपीमॉर्फिज्म होता है। एपीमॉर्फिज्म से मतलब एक ट्रेडिशन है, जैसे इंक्लूजन से मतलब ट्रेडिशन है ना, मैंने ये पीछे ऐसे दुम सी बना दी है। एपीमॉर्फिज्म से मतलब अक्सर बुक्स ये ट्रेडिशन फॉलो करती हैं कि ये जो एरो है इसको डबल कर देती हैं, ये तो ये जब डबल एरो होगा तो इसके माने है कि ये एपीमॉर्फिज्म है। सो वी हैव अ डायग्राम, अब देखिए अब यूँ है कि एक तो हमारे पास ग्रुप जी है
और जी से लेकर जी डैश तक हमारे पास ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो हमें दिया गया है शुरू में एफ। जी से लेकर एफ जी तक हमारे पास ये एपीमॉर्फिज्म है, ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे। और एफ जी से लेकर जी डैश तक ये हमारे पास इंक्लूजन मैप है, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो जस्ट गो टू इटसेल्फ, क्योंकि ये जी डैश का सबसेट है। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड, मैं पहले ये लिख दूँ यहाँ पर, ये एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म को अक्सर हम सिर्फ एपी भी कह लिया करते हैं। और ये जो है इंक्लूजन जो है ना, ये मोनोमॉर्फिज्म है, इसे हम अक्सर मोनो भी कह लिया करते हैं। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एपीमोनोफैक्टराइजेशन। वी हैव अ डायग्राम कॉल्ड एपीमोनोफैक्टराइजेशन।